हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज हम करेंगे क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, इसका नेक्स्ट पार्ट। पिछले वाले पार्ट में हमने देखा कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट रहा। महात्मा गांधी हमारे देश में वापस आते हैं और उन्होंने कौन कौन से सत्याग्रह किए, तो उनके सीक्वेंस को हमने देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो वापस वीडियो पर जाइए और उसे चेकआउट करिए। तो आज हम करेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 से हुआ था। इससे पहले वाला जो सेशन है वो हमने कर चुका है। वापस से प्लीज़ जाके देखिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको पूरी तरीके से इस चीज़ को समझना है और पढ़ना है, जानना है अपने देश के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, देन यू शुड चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो। ओके, रॉलेट एक्ट के बारे में हमें देखना समझना पड़ेगा क्योंकि रॉलेट एक्ट आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हर बार इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट पहले था क्या? रॉलेट एक्ट ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक्ट, इसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा था ना। तो अगर आप पुराने एक्ट के बारे में जानते हो कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारे पर शिकंजा कसने की कोशिश की थी, तो उन्हीं में से एक एक्ट ये भी था, रॉलेट एक्ट, जिसको ब्लैक एक्ट कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? इट गेव पावर टू द पुलिस टू अरेस्ट एनी इंडियन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ मेयर सस्पिशन। ठीक है, तो ये इसलिए ये एक्ट बनाए थे क्योंकि वो इंडिया के लोगों को कंट्रोल करना चाहते थे। जितने भी क्रांतिकारी लोग थे जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे बार बार लोगों को जगाना चाहते थे और ब्रिटिशर्स को ये बताना चाहते थे कि अब उनका शासन बस खत्म ही होने वाला है। तो उन्हीं लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो इसमें कहा गया था इट अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। यानी अगर आप किसी तरीके की कोई क्राइम करते हैं तो आपको डायरेक्टली जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के। यानी आपको कोर्ट में ले जाकर ट्रायल नहीं की जाएगी, आपकी पेशी नहीं कराई जाएगी। 2 साल के लिए आपको डायरेक्टली कहाँ डाल दिया जाएगा? जेल के अंदर। ठीक है, तो ये हुआ था 18 मार्च 1919। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 18 मार्च 1919 को ये हो चुका था और महात्मा गांधी हमारे देश में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके खिलाफ कई सारी जगहों पे ये चीज़ें फैली, मूवमेंट्स होते रहे। ठीक है, और क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 1919 की बात है, तो उस समय ऑल इंडिया रेडियो भी 1936 में बनी ना। तो उस समय टीवी नहीं थी, रेडियोस नहीं थे, तो बात पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता। हाँ, प्रिंट था, न्यूज़पेपर थे, आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, लेकिन उनको भी फैलने में काफ़ी टाइम लगता। तो इसीलिए इस समय तक लोगों के पास इतना कम्युनिकेशन का तरीका नहीं था। तो अब ये बात फैलेगी कैसे लोगों तक? तो धीरे धीरे ये फैली और डेट आता है, जैसे कि हम कुछ बुलेट पॉइंट्स नोट करके आते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं होता है कि हम सारी चीज़ें लिखें। तो फिर भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, जितने आपके बुक में जो इम्पोर्टेंट था वो हम लिख दिए और जो कुछ एक्स्ट्रा है वो हमारे साथ आप लिख सकते हैं। तो 6 अप्रैल 1919। ठीक है, 6 अप्रैल 1919, क्योंकि ये 18 मार्च था। अब 6 अप्रैल का समय आ चुका है। ये पंजाब का हिस्सा था, इंडिया के पंजाब वाला हिस्सा है। तो हम यहाँ पे इंडिया एक छोटा सा बनाते हैं। तो ये इंडिया है। इंडिया का ये जो पंजाब वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये 6 अप्रैल 1919 को ये मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हुआ और आप पाएंगे कि इस पर्टिकुलर जगह पे 2 मेजर लीडर्स थे। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, और एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, किचलू। तो एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू।
अच्छा, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी तो आपके वीडियो में ऊपर डबल सी और सी लिखा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो जो सबटाइटल्स होंगे वो ऑन हो जाएंगे, तो आपको हिंदी या इंग्लिश में वो सबटाइटल्स दिखेंगे। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को इसी एक्ट के थ्रू गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल के लिए इनको जेल में रखा जाना था। ठीक है, तो वहाँ के लोग अपने इन लीडर्स को, अपने नेताओं को इस तरीके से इनजस्टिस इनके साथ होते हुए नहीं देख पा रहे थे, किसी को भी नहीं सहा जाएगा। और इसी कारण अब वहाँ के लोग अनकंट्रोल्ड हो चुके थे, वो अब रोड्स पे उतर आए थे, वो शोज कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, और वो चाहते हैं इन लोगों को छुड़ाना भी और इस ब्लैक एक्ट के खिलाफ एक भारी भरकम मोर्चा भी करना। ठीक है, तो उसके बाद होता क्या है, 6 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल को ये जो नेता लोग थे, इन लोग को छोड़ने के लिए अब लोग आग वाग डेमोन्स्ट्रेशन इतना ज़्यादा कर दिए हैं कि सब अनकंट्रोल्ड हो चुके हैं। और अब ये बात ब्रिटिशर्स को एकदम नहीं पच रही है। ब्रिटिशर्स बार बार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इन भीड़ को रोका जा सके। तो इसीलिए 10 अप्रैल को ये कोशिश किया जा रहा था कि कैसे भी करके किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाए जो इस भीड़ को काबू कर सके। तो 12 अप्रैल को आप पाएंगे कि एक ऐसे ही मिलिट्री के पर्सन जिनका नाम जनरल ओ डॉयर नाम था, हम यहाँ लिख देते हैं, जनरल ओ डॉयर। तो जनरल ओ डॉयर को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है कि आप इस भीड़ को रोकिए, इस भीड़ को कंट्रोल करिए। तो जनरल ओ डॉयर ने 12 अप्रैल को ही जैसे ही आए वैसे ही इन्होंने एक वो मिलिट्री का एक लॉ होता है जिसको हम मार्शल लॉ कहते हैं, मार्शल लॉ इन्होंने तुरंत लागू कर दिया। अब मार्शल लॉ में होता क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक जगह पे भीड़ बना के इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप इकट्ठे होते हैं तो मिलिट्री के पास इतना पावर होता है कि वो किसी को भी मार सकते हैं और उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कि आपने यहाँ पे क्यों इतना भीड़ लगाया है। तो जनरल ओ डॉयर ने भी ऐसा किया। 12 अप्रैल को इन्होंने मार्शल लॉ लागू किया और 13 अप्रैल को आप पाएंगे 13 अप्रैल के दिन ये एक जलियांवाला बाग था अमृतसर के अंदर। और जैसा कि आप जानते हैं 13 अप्रैल को थी वो एक बैसाखी का मेला लगने वाला था अमृतसर के अंदर, जहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग इस मेले को देखने आने वाले थे जलियांवाला बाग में। ठीक है, और लोग इस बात से वंचित थे, उन लोग को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लग चुका है। जनरल ओ डॉयर कब निगाह लगा के वहाँ पे देख रहा है लोगों को और जानना चाहता था। वो तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि लोग फंसें और इसके इतना रिलेंटलेस था, ये इतना निर्दयी था कि ये बार बार अपॉर्चुनिटी ढूंढता था कि कैसे लोगों को मारा जाए। तो जनरल ओ डॉयर ने भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। इतने सारे मासूम लोगों को 13 अप्रैल 1919 में जितने भी सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे उन सारे लोगों को मारने के लिए गया। और 13 अप्रैल 1919 में आप पाते हैं कि जलियांवाला बाग की सिर्फ एक ही एंट्रेंस गेट थी, जो और काफ़ी बड़े बड़े उसके जो फील्ड थी, उस फील्ड के अंदर काफ़ी बड़े बड़े दीवार लगी हुई थी, वॉल्स थे, तो उनको क्रॉस करके जाना भी काफ़ी डिफिकल्ट था। ठीक है, तो जनरल ओ डॉयर ने अपने 120 जवानों के साथ इस जलियांवाला बाग के एंट्रेंस गेट को बंद किया और सबके ऊपर ओपन फायरिंग की। और ओपन फायरिंग में कई सारे लोग शहीद हुए, बूढ़े, बच्चे, जवान, आदमी लोग, जितने भी लोग थे वो सारे लोग मारे गए। ऐसा माना जाता है कि लगभग 6-7 हज़ार लोग मारे गए, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट ये कहती है कि 1600 समथिंग है उनकी डेथ हुई थी। ऑफिशियल रिपोर्ट ऐसी कहती है, लेकिन अब जानते हैं आपकी सही बात कहीं नहीं बताई जाती। ऑफिशियल रिपोर्ट हमेशा ही कभी नहीं चाहेगा कि इतने सारे लोगों की अगर डेथ दिखा दी जाएगी तो जो भीड़ होगी, जो लोग होंगे वो और गुस्से होंगे और जनरल ओ डॉयर ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाएंगे, तो इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा। तो अब आप पाएंगे कि जलियांवाला बाग की हत्याकांड हो चुकी है और जनरल ओ डॉयर के खिलाफ एक कमेटी बिठाई गई। उस कमेटी का नाम था हंटर कमीशन।
हंटर कमेटी, हंटर कमीशन या हंटर कमेटी, ठीक है। एक और हंटर कमीशन आया था, ये हंटर कमीशन लाया गया है 1919 के अंदर, और एक और हंटर कमीशन लाया गया था, वो लाया गया था 1882 में, ठीक है। तो वो जो हंटर कमीशन था वो एजुकेशन को लेकर था, और यहाँ पे जो हंटर कमीशन लाया गया है वो 1919 में लाया गया है, किसके लिए? जनरल ओ डॉयर के ऊपर वापस से रेगुलेट करने के लिए, उनको चेक करने के लिए कि जनरल ओ डॉयर क्यों ऐसा किए थे, ठीक है। तो जनरल ओ डॉयर ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया कि कई सारे लोग वहाँ पे जो थे वो क्रांतिकारी थे, और वो लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं। इंस्टिगेट एक वर्ड होता है, इंस्टिगेट करने का मतलब होता है किसी को किसी के प्रति चढ़ाना, किसी को किसी के प्रति चढ़ाना, इस बात को लेकर उत्सुक वो उकसाना कि अगर लोग आपके खिलाफ नहीं है तो उन सारे लोगों को किसी के खिलाफ किसी को उकसाना, तो दैट इज इंस्टिगेट करना। तो हंटर कमीशन में ऐसा जनरल ओ डॉयर ने एक्सप्लेन किया कि कई सारे क्रांतिकारी लोग थे, वो इंस्टिगेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि ब्रिटिशर्स हमें लूटते हैं, इंडियंस को लूटते हैं, तो ऐसा जनरल ओ डॉयर को करना पड़ा, ठीक है। तो जो कि बहुत गलत था, और आप पाएंगे कि कई सारी कमिटीज़ भी इस्टेब्लिश हुई इस चीज़ को चेक करने के लिए। पॉलिटिकल लोग थे जो बार बार इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि ये गलत था, क्रिटिसाइज करते हैं। आप देखेंगे उसके बाद लॉन्च ऑफ खिलाफत मूवमेंट 1919। अब यहाँ से खिलाफत मूवमेंट का क्या कनेक्शन है, तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप पाते हैं 1916 का एक समय होता है ना, 1916 में एक पैक्ट होता है, लखनऊ पैक्ट, याद है आपको? पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया है, और आप जाके उसको देखिए एक बार। तो 1916 में एक पैक्ट होता है, एक समझौता होता है जिसको हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। लखनऊ पैक्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हिंदू और मुस्लिम साथ साथ आते हैं, दूसरी चीज़ नरम दल और गरम दल भी साथ साथ आते हैं। नरम दल का मतलब मॉडरेट्स और गरम दल का मतलब एक्सट्रीमिस्ट, दोनों साथ साथ आते हैं, ठीक है। तो आप पाएंगे कि अब हिंदू मुस्लिम एक हो चुके हैं, नरम दल और गरम दल भी एक हो चुके हैं। तो खिलाफत मूवमेंट में भी ऐसा ही हुआ। खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ कि अब मुस्लिमों को, देखिए महात्मा गांधी हमारे देश में थे, ठीक है, तो वो मुस्लिमों से कहते हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था, ठीक है, उनसे कहते हैं कि अच्छा उसी समय एक वर्ल्ड वॉर में टर्की एक देश था, ठीक है, तो टर्की में ब्रिटिशर्स की कॉलोनी जो थी टर्की के ऊपर, जो ओटोमन एम्पायर के लोग थे, तो ओटोमन एम्पायर के ऊपर वो रूल कर रहे थे। ओटोमन एम्पायर के ऊपर वो, ओटोमन एम्पायर हालांकि टर्की में रूल कर रहा था, और जो ब्रिटिशर्स थे वो टर्की को हरा चुके थे, और ओटोमन एम्पायर के जो खलीफा लोग थे उन लोगों को परेशान कर रहे थे, वहाँ के बुजुर्गों को, वहाँ के औरतों आदमियों को, सबको मार पीट रहे थे। तो महात्मा गांधी ने ये अपॉर्चुनिटी पाई कि टर्की का जो केस चल रहा है उसको इंडिया के साथ कनेक्ट करते हैं, इंडिया के साथ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई जलियांवाला बाग में सिर्फ हिंदू लोग नहीं मारे गए हैं, मुस्लिम भी थे, कुछ मारे गए हैं, ठीक है। तो आपका ये कार्य बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो टर्की में लोग मारे गए हैं ना, उसका आप बदला लेने के लिए ये इशू आप उठा सकते हो। जैसे कि वो लोग खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किए हैं टर्की के लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वैसे आप भी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। तो इसीलिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया दो लोगों के द्वारा, इंडिया से दो लोग थे, एक का नाम था शौकत अली, इनको हम अली ब्रदर्स भी कहते हैं, एक का नाम था शौकत अली और एक का नाम था मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली ये दोनों भाई थे जिन्होंने ये स्टेप लिया, इनिशिएट किया, पहल की, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने का। किसके कहने पे? महात्मा गांधी के कहने पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से महात्मा गांधी एक अपना अहम इम्पैक्ट दे पाते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप पाएंगे कि लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 1919 में हुआ है, 13 अप्रैल 1919, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हो रहा है? 1 जनवरी 1921। तो सर इतना टाइम क्यों लग गया? 1.5 साल का इतना लंबा स्पैन, ठीक है। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी,
इंडियन नेशनल कांग्रेस एक डाइवर्स ग्रुप था। डाइवर्स ग्रुप क्यों था? क्योंकि उसमें अलग अलग सोसाइटी के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग मानसिकता के लोग, ठीक है, मेंटालिटी के लोग वहाँ पे थे। तो कुछ लोग कहते थे कि मूवमेंट हमें करना चाहिए, कुछ उसी में फ्लैटरिंग करने वाले लोग थे, तो वो लोग कह रहे थे कि नहीं, हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ इतना रूड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे महात्मा गांधी के साथ और भी कई सारे महान लीडर्स थे जो महात्मा गांधी को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें करना चाहिए, हमें एक वाइड बेस्ड मूवमेंट करना चाहिए जिसमें पूरे इंडिया के लोग एक साथ आके कुछ ऐसा करें जिससे ब्रिटिशर्स डर जाएं। तो इसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात की गई। हालांकि इसकी स्टार्टिंग 1919 में ही कर दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा और उन लीडर्स के द्वारा। इसको आईएनसी में लाते लाते सितंबर का समय आ गया, सितंबर 1920। कौन सा समय? सितंबर 1920 का एक सेशन होता है इंडिया में, ठीक है, जो कहाँ होता है? कलकत्ता के अंदर। कहाँ होता है? कलकत्ता, ठीक है। तो कलकत्ता में सितंबर 1920 में एक सेशन हुआ जहाँ पे इस बात को रखा गया कि हमें एक वाइड बेस्ड मूवमेंट करना चाहिए जिसका नाम होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, विच मीन्स असहयोग आंदोलन, ठीक है, कि हम लोग कभी भी ब्रिटिशर्स को सहयोग नहीं करेंगे किसी भी चीज में, ठीक है। तो इस सितंबर 1920 कलकत्ता के बाद जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, इंडियंस थे जो, तो वो सारे लोग अपने अपने टाइटल्स जो ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए गए थे, जो वो ऑफिस संभाले हुए थे, वो सारा वो रेनंसिएट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, यानी त्याग पत्र दे देते हैं। तो सितंबर 1920 में ऐसा हुआ, ठीक है। फिर ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया गया कि दिसंबर 1920 में जो नागपुर सेशन था, ठीक है, ध्यान से सुनिए, दिसंबर में 1920 में एक सेशन होता है नागपुर सेशन आईएनसी का, नागपुर सेशन आईएनसी का, ये ध्यान रखिएगा। सितंबर 1920 कलकत्ता, दिसंबर 1920 नागपुर। तो इस सेशन में ये फाइनलाइज कर दिया गया, ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया गया कि आज से 1 जनवरी 1921 से इंडिया एक मूवमेंट पे होगा, एक मूवमेंट लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो, ठीक है। चलो, तो हमने ये देखा कि 1 जनवरी 1921 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। महात्मा गांधी खुश थे क्योंकि उनकी बात को माना गया, उनको लीडर समझा जा रहा है, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि अभी महात्मा गांधी ने कि कोई ऐसी स्पीच नहीं दी, महात्मा गांधी ने कोई एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं कहा इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर कि जिससे सारे लोगों को ये पता चले कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का असली एम है क्या, एक ऑब्जेक्टिव क्या है। उनको टारगेट पता ही नहीं है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों लाया गया है, ठीक है। तो सबका अपना अपना माइंडसेट था, सब अपने अपने हिसाब से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेते हैं ना। तो वो सारे लोगों की अलग अलग पर्सपेक्टिव होने की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वो अपने विचारों से लेते हैं, अपने अपने हिसाब से लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कौन कौन कैसे कैसे लिया। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये लगभग 1 साल 2-3 महीने तक ये चलता है। 4 फरवरी 1922 का एक डेट आता है, 1922, 21 से कब आ गया? 1922, ठीक है। 1 साल तक बहुत अच्छी तरीके से चला। तो ये टाउन में अलग चला होगा, सिटीज में अलग चला, ठीक है, और विलेजेस में अलग चला। ट्राइबल्स का भी आप देखेंगे, एक पर्सन आते हैं जिनका नाम होता है अलूरी सीताराम राजू, उनकी भी केस को हम बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो अब एक केस समझिए, एक इंसिडेंट होता है चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि गोरखपुर के अंदर है, ठीक है। गोरखपुर में चौरी चौरा हुआ। क्या हुआ था इसमें कुछ लोग थे जो बहुत मासूम थे, बहुत सही थे, ठीक है। इनको जबरदस्ती इसी रॉलेट एक्ट के थ्रू उनको गिरफ्तार किया गया था गोरखपुर में, जो पंजाब से भागे हुए थे ना, रेवोल्यूशनरी थे। तो उनके हाथ में, उनके पास कुछ इलीगल वेपन्स थे। ऐसा ब्रिटिशर्स के जितने भी पुलिस मैन थे वो ऐसा कहते हैं कि इनके पास से इलीगल वेपन्स
बरामद किए गए हैं, पाए गए हैं, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो जितने भी मासूम लोग थे उनके खिलाफ, उनके लिए, उनके सपोर्ट में उनकी तरफ से कुछ भीड़ आती है जो जेल उस चौरी चौरा पुलिस स्टेशन के सामने नारा लगाना स्टार्ट करती है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स हाय हाय ऐसे करके कई सारा नारा लगाती है, डेमोन्स्ट्रेशंस करती है, जिसकी वजह से अब वो जो भीड़ थी वो अब एकदम गुस्सा हो चुकी थी। अब उनको चाहिए था कि जो भी लोग को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन वो जो पुलिसमैन थे वो एकदम दृढ़ निश्चय हो गए थे कि हम तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो अब उन्हीं से उन लोगों को आज़ाद कराने के लिए, उन पुलिसमैन से उन मासूम लोगों को आज़ाद कराने के लिए ये सारे लोग अब हाथापाई पे उतर आए कि आप आज़ाद करो, आप आज़ाद करो। ये सारे लोग हाथापाई में, जो पुलिस वाले लोग रहते हैं, ये हाथापाई में लाठीचार्ज वहाँ करना स्टार्ट करते हैं, जिससे वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे लोग अपने जो भी भाई दोस्त बंधु जो भी जेल में डाले गए थे उनको निकलवा लेते हैं और उन 23 पुलिसमैन को उसी जेल में डाल के पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। तो ये था केस जिसमें 23 पुलिसमैन जिंदा जल गए थे और ये था चौरी चौरा इंसिडेंट। और इस चौरी चौरा इंसिडेंट में जो 23 लोगों की मृत्यु हुई, उन 23 लोगों की मृत्यु से महात्मा गांधी बहुत आहत हुए, उनको बहुत चोट पहुंची कि ऐसा कैसे कर सकते हो आप लोग। हम लोग स्टार्टिंग किए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किसके साथ, नॉन वायलेंस के साथ। ठीक है, कि हम लोग का मेन एम ये होगा कि हम लोग को हार्ट उनका परिवर्तित करना है, मतलब उनके मन को परिवर्तित करना है, ना कि ट्रांसप्लांट करना है। ठीक है, तो इसीलिए चौरी चौरा इंसिडेंट में महात्मा गांधी आपको परेशान होते हुए दिखेंगे और इस परेशानी की वजह से महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया, यानी वापस ले लिया। ठीक है, तो आप पाएंगे कि महात्मा गांधी ने ये एक बार नहीं किया है, ये समय के साथ साथ 2-3 बार इन्होंने किया है, जिसकी वजह से कई बार महात्मा गांधी के जो खुद के समर्थक थे वो इनसे परेशान हो चुके थे। जैसे कि नाथूराम गॉडसे, आपको पता है कि नाथूराम गॉडसे ने ही इनको, महात्मा गांधी को मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि उनकी मेंटालिटी चेंज हो गई। बाद में सुभाष चंद्र बोस भी आप पाएंगे कि इनके बहुत अच्छे दोस्त थे महात्मा गांधी के, वो भी हरिपुरा सेशन के बाद 1939 में महात्मा गांधी से अलग हो जाते हैं। और तो ऐसे केसेस होते हैं। अब अगले सेशन में हम समझेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों कैसे लोगों के द्वारा लिया गया था, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स थे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, तो हम अगले सेशन में वो सारा कुछ समझेंगे। और अभी के लिए इतना ही। और हाँ, इतना बड़ा बड़ा वीडियो बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इनको अपलोड करना होता है, तो इसीलिए हम छोटे छोटे वीडियोस में इनको डिवाइड करते हुए जा रहे हैं। नहीं तो हम एक 1 शॉट वीडियो बनाते हैं और आप सबको पूरा पढ़ा देते हैं। तो वेट करते रहिए, हाँ, जल्दी ही हम इसका नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। और ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए अगर अच्छा लग रहा हो। ठीक है, तो और कुछ जानना चाहते हैं किसी और टॉपिक के बारे में तो बिल्कुल बताइए। धन्यवाद।